अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज हम जिक्र करेंगे और फोकस करेंगे अपना जो पूरा प्रोग्राम है पाकिस्तान में जो बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। पाकिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक्स हम जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक भरपूर जंग लड़ी और उस जंग लड़ने के दौरान हमने बहुत नुकसान भी उठाया इन टर्म्स ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2017-18 के बाद पाकिस्तान में काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के इस नासूर के ऊपर काबू पा लिया गया था। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में और ख़ास करके जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो हमने देखा कि ग्रेजुअली पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हुआ। और 2024 के अगर आप फिगर्स देखें तो 2023 के मुकाबले में 70% इंक्रीज हमें देखने को मिला जो दहशतगर्दी के वाक़यात। और 2024 में जो नंबर ऑफ डेथ्स थी वो वही थी जो 9 साल में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें डेथ्स देखने को मिली, जिससे अंदाज़ा होता है कि एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी है वो ना सिर्फ सर उठा रही है बल्कि पूरी तरह से दोबारा से वो वापस आ गई। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दो ऐसे सूबे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो देखने को मिले। और शहबाज, जो 2024 में दहशतगर्दी के 521 अगर वाक़यात हुए तो ये जो ट्रेंड है ये जारी है। इवन इस साल भी मसलन पहले 3 माह में मार्च तक के जो फिगर्स हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ उनके मुताबिक 183 जो दहशतगर्दी के जो हमले हैं और वाक़यात हैं वो पाकिस्तान में हो चुके हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने ये जंग में कामयाबी हासिल कर ली थी, एक दफ़ा फिर हमें उसका सामना है और एक और जंग हमें लड़ना पड़ेगी और हम लड़ भी रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। कामरान, ये इंतहाई सीरियस सूरत हाल है। अगर आपने 3 माह का जिक्र किया, बल्कि अभी तो 3 माह भी जो भी पूरे हुए हैं इसमें ऑन एन एवरेज रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज तकरीबन 5 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर मारे जा रहे हैं और 5 ही जो है वो ज़ख्मी हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक हाई नंबर है। इसमें आपने ये जिक्र किया कि इसके जो नुकसानात हैं, जो वॉर ऑन टेरर थी उस वक्त जब दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा था और पाकिस्तान की जंग नहीं थी, अमेरिका की जंग थी, हम उसमें पार्टनर बने। उस वक्त ये जो नुकसानात होते थे इसका कोई ना कोई तखमीना रखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एक चैप्टर छपा करता था और उसका मकसद ये होता था कि हमने अमेरिका से कुछ पैसे क्लेम करने होते थे इन टर्म्स जो हमने खर्चा किया, उसमें कुछ वो हमें डिसबर्समेंट्स करते थे। अगर सिर्फ हम उस वक्त के जो अखराजात हैं और जो नुकसानात हैं उसको देख लें, हुकूमत के मुताबिक वो जो पीरियड था, पीक पीरियड था 2001 ऑनवर्ड्स, तकरीबन $150 अरब का पाकिस्तान की इकॉनमी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हुआ था। 70,000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। नंबर्स एक दफा फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई थी, बंद कमरा इजलास है, तो उसमें उन्होंने इस फिगर को बताया था कि $150 बिलियन। लेकिन जो डॉक्टर हफीज पाशा साहब का नंबर था वो $252 अरब का था, जो इंडिपेंडेंट स्टडी थी। इसके मुकाबले में अगर आप कॉम्पनसेशन देखें, मेरे ख्याल हार्डली $33 अरब जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान को सरसा में दिया था। अब जब हम जिस स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी वो हालत नहीं है कि इतना बड़ा जो नुकसान है वो बर्दाश्त कर सके। जो जानों का ज़िया हो रहा है वो तो एक साइड पे अगर आप कर देना, जो जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, कोई उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, हमारे पास अब वसाइल नहीं है। इसके बावजूद जिस पेस के ऊपर ये जंग हो रही है और उसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या हमारी पॉलिसीज ठीक हैं, क्या हुकूमत में ये रियलाइजेशन है, क्या अभी भी वही एक SHO की मार वाली अप्रोच है या हुकूमत ने अपनी जो अप्रोच है उसको चेंज किया है? बिल्कुल, आई थिंक वसाइल की शहबाज ने बात की, क्योंकि इससे पहले जब 2014 में भी हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था साबका कबायली इलाकों में, तो उस वक्त भी हमें कहीं ना कहीं अमेरिका मौजूद था, अफगानिस्तान में इमदाद मिल रही थी। लेकिन अब अमेरिका आपको पता है कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक जो डेवलपमेंट ज़रूर हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि खित्ते के बाकी ममालिक और दुनिया के लिए भी ख़तरा है। तो हाल ही में कुछ रोज़ पहले US की जो 25 खुफिया एजेंसी हैं, हर साल वो एक इंटेलिजेंस असेसमेंट अपनी देती हैं। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल वो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में TTP के हवाले से ये तो कहा गया है कि इस वक्त TTP सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन अमेरिका की उस रिपोर्ट में जो 25 उनकी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि TTP मुस्तकबिल में अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है।
आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव पाकिस्तान अमेरिका को और ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस रिपोर्ट के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान के साथ टीटीपी के खिलाफ लड़ने में कोई मदद कर सकता है? और बहुत से इससे जुड़े जो इश्यूज हैं इन पर बात करेंगे, क्योंकि तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। और ब्रेक के बाद हमें दो इसके हवाले से अहम जो गेस्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनके साथ फिर बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फर्दर डिस्कशंस जारी रहेंगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है और जिस तरीके से उसमें इजाफा हुआ है, आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि एक मौके के ऊपर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को काफ़ी हद तक शिकस्त दे दी थी और एक दफ़ा फिर देखने में आ रहा है कि दहशतगर्दी ना सिर्फ सर उठा रही है बल्कि सर उठा चुकी है। इस पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है दो अहम मेहमानों ने। खुर्रम दस्तगीर साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर दिफा भी रहे हैं, और उनके साथ हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और द खुरासान डायरी से मुंसलिक हैं, और द खुरासान डायरी जो पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिक्योरिटी डायनामिक्स है उनके ऊपर काफ़ी वो नज़र रखते हैं। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आगाज़ खुर्रम दस्तगीर साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने कुछ रोज़ पहले ही एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा है जिसमें एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट नहीं की, बिकॉज ऑब्वियसली जो इस वक्त हक़ाइक़ हैं वो यही बता रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आपने उसमें मेंशन भी किया कि हमने 2017-18 में ऑलमोस्ट शिकस्त दे दी थी, वाक़यात ना होने के बराबर थे। आपके ख्याल में क्या बड़ी वजूहात हैं कि एक दफ़ा हमने जब इस नासूर को या इस जिन को बोतल में बंद कर दिया था तो दोबारा से ये सर उठा रहा है? जी, दो वजूहात हैं मेरी नज़र में। एक तो ये कि 2021 में जब तालिबान का टेक ओवर हुआ और अमेरिका ने इनखला किया, तो उसके उस वक्त की जो पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत, उन्होंने एक बहुत भयानक फैसला किया कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एक बुज़दिलाना मुसालहत करनी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अपीजमेंट। उनका ये ख्याल था कि वो जो पुरानी कहानी जो कि हम सब को एक शायद सोच थी कि एबटाबाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया हुआ है, उसके बाद से वो सोच बंद होनी चाहिए। वो सोच ये थी कि ये हमारे भटके हुए भाई हैं, ये हम इनसे बात की जा सकती है, हम इनकी ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान बोलते हैं। लेकिन ये बात फिर साबित हुई कि जो भी लसानी या हमारी सकाफती उनके साथ जो ममासलत है, उसके बावजूद वो लोग कल भी पाकिस्तान के दुश्मन थे, इस आईनी जमहूरिया के दुश्मन थे, और वो आज भी दुश्मन है। और वो अब कल भी ये चाहते थे कि जो कबायली इलाके उनमें कोई नई कोई सल्तनत टाइप चीज बने, आज भी वो वहां जो है टेरिटोरियल चाहते हैं। एक तो वो अपीजमेंट है, दूसरा ये है जो इसका जो थोड़ा लॉन्ग टर्म इशू है कि जब हमने एक अस्करी कामयाबी हासिल कर ली 2017 में, उसके बाद जो मुआशरे के अंदर पुलिसिंग भी करनी थी और जहन साजी भी करनी थी, वो हम नहीं कर पाए। और शायद उसमें तीसरा जो इशू है जिसका, चूंकि बलूचिस्तान भी इस डिस्कशन का हिस्सा है, कि बलूचिस्तान के जो सियासी डायनामिक्स हैं वो बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हुए। और वहाँ जो है अब हकीकत ये है कि एक बड़ी धुंधली तस्वीर है जिसमें हमें ये कहा कि जी ये कल वाले जो थे, जो BLA थी, जो पहले कुछ स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स पहले जो हम कहते हैं कि उन्होंने एक शोरश शुरू की जो इंसर्जेंसी है, अब वो इंसर्जेंसी से टेररिज्म पर आ गए हैं। तो हमें जो है वो ये तीन चीजें, अपीजमेंट भी जो हमें पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाने थे, और बलूचिस्तान की हद तक बड़ा सीरियस इशू है कि वहां हमें सबको मिलकर बैठकर फैसला करना है कि उसकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स कैसे बेहतर तरीके से की जा सकती है। उसके साथ ईरान और अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान का सदर्न बॉर्डर है, बलूचिस्तान के ऊपर भी स्पेसिफिकली आगे बात करेंगे। ये सब इश्यूज, ये सब ऐसे जो हमारे सामने है। और वो चूंकि उस वक्त 2017 के आगाज में जब ज़रबे खत्म हुआ और अदुल फसाद में शिफ्ट हुआ, ये अनफिनिश्ड एजेंडा था जो अब खूनी सूरत में दोबारा हमारे सामने। खुर्रम साहब, इस पे दोबारा आएंगे बलूचिस्तान की, क्योंकि जब भी दहशतगर्दी की बात होती है तो बलूचिस्तान को बीच में छुप जाता है। जब उसका हम स्टार्ट ले लेते हैं अफगानिस्तान से, वो ठीक है, गलत फैसला हुआ, वो सबके सामने है। बिफोर दैट ये जो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या, और क्या कोई पॉलिसी है भी, अगर है तो क्या वो इफेक्टिव है? ये हमारे पास तो 2021 की जो आखिरी दस्तावेज है जिसके ऊपर सारा उस वक्त ये ख्याल था कि ये जो अफरीत है वो हमने बंद कर दिया है। आप बात करें नेशनल एक्शन प्लान की? नहीं, मैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद 2021 में बकायदा एक दस्तावेज छापी गई थी और उसके ऊपर सारा जोर था जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये पाकिस्तान ने अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ मौशी ताल्लुकात डेवलप करने और हालात बेहतर करने,
वो पूरी जो पॉलिसी है वो इस बुनियाद पर लिखी गई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब तकरीबन खत्म हो गई, छोटी छोटी चलती रहेगी। इस लेवल की दहशतगर्दी उस वक्त एनविजन नहीं की गई थी, वरना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अब अगर आज इसको आज की हुकूमत ये फैसला करे कि हमें लिखना है तो दहशतगर्दी का फिर उसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने जो पॉलिसी की बात की, इफ्तिखार साहब की तरफ मैं आना चाहूंगा। एक तो पहले जो वजूहात हैं, क्या आप इंडोर्स करते हैं जो खुर्रम साहब कह रहे हैं और बाकी भी ये लोग कह रहे हैं? दूसरा, जो सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करते हैं, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपीजमेंट की उन्होंने बात की, हमारे यहाँ बाद में तो पब्लिकली हम ये कहते रहे कि हमेशा डिस्टिंक्शन करते रहे, गुड तालिबान, बैड तालिबान। 2021 की उन्होंने बात की, 2014 में भी ये कहा गया कि अब ये डिस्टिंक्शन हमने खत्म कर दी है। क्या वाकई प्रैक्टिकली ये डिस्टिंक्शन खत्म हो चुकी है? देखिए, जहाँ तक खुर्रम साहब का जो है की बात का जो ताल्लुक है, जो दो फैक्टर्स उन्होंने बयान किए हैं, ऑब्वियसली फैक्टर्स यही हैं, लेकिन ये इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है जिस तरह इन्होंने जो है बयान किए हैं। एंड आई एम सॉरी, मैं उसके साथ थोड़ा जो है थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर उसमें जो है वो डाल लें कि गलतियाँ होती हैं और स्टेट्स जो हैं वो इस किस्म के प्रोसेसेस में जो है वो इंडल्ज करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था तो ये लगता तो ऐसा है कि उसी टाइम शुरू हुआ था, लेकिन जब से ज़रब अज़ब ऑपरेशन ख़त्म हुआ 2016 से कंटिन्यूस ये एक प्रोसेस था जिसमें बातचीत जो है वो वेरियस ग्रुप्स के साथ जो है वो हो रही थी। अब उसका जब पॉलिटिसाइज उसको कर दिया जाता है उस प्रोसेस को, तो अब हम जब रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं पीछे माजी में, तो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अपना बयानिया जो है वो देती हैं। खुर्रम साहब जो है उनको भी अच्छी तरह पता है कि इन टर्म्स ऑफ जब ये डिसीजंस हो रहे थे तो इन कैमरा सेशंस भी जो हुए थे उसमें काफ़ी पार्टियों का बल्कि ऑलमोस्ट कंसेंशुअल एक अप्रोच था कि इनके साथ जो है वो बातचीत जो है वो होनी चाहिए थी। मैं बातचीत अच्छी है बुरी है वो एक पॉलिटिकल डिबेट अब पाकिस्तान में बन गई है, एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन सो आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट। लेकिन एक बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बातचीत हो भी रही थी और यानी जो प्रोसेस था वो भी पूरा नहीं किया गया, वो भी इनकम्प्लीट था। जिस तरह निस्प जो बनाई नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जो उन्होंने बात की कि 2021 में जो है वो बनाया किसी और ने था, फिर ओनरशिप का मसला बन गया, फिर जब उसको ओन किया गया तो उसमें अब जो है वो पूरा नहीं जो है वो बनता है। अब एक नई पॉलिसी सीवी पॉलिसी जो है वो आ गई है, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म है वेदर इट्स वायबल और नॉट। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दहशतगर्दी का जो इशू है, जो टेररिज्म हम देखते हैं, तो उसका ताल्लुक जो है वो एक सोसाइटी के मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच से जो है वो होना चाहिए। हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी का इशू है वो सिर्फ ये समझा जाता है कि शायद फौजी ऑपरेशन या मिलिट्री जो इंस्टीट्यूशन वाइज करे तो वही शायद इसका जो है वो है यानी आंसर सॉल्यूशन है। खुर्रम साहब, लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन वाली जो बात है, अगर अभी भी हम करते हैं डिस्टिंक्शन अभी भी है ऑन ग्राउंड, और जो साउथ ऑफ केपी के अंदर जो प्रॉब्लम सामने जो है वो आती हैं बार बार, क्योंकि लोगों को पता नहीं लगता कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्रो है कौन सा एंटा है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यूअस कुछ ऐसे अनासर जो है उसको फिर पॉलिटिकल लीवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका शाम को क्या सूरत हाल होती है केपी के अंदर? लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं? पुलिस जो है वो साउथ ऑफ केपी के अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पर रोड के ऊपर जो है उस तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती जिस तरह बाकी जगहों में के खैबर पख्तूनख्वा में, यानी जो आपके जनूबी अजला हैं उसमें ऑलमोस्ट जो है वो रिट जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसमें ठीक है, हम ब्लेम तो करते हैं पीटीआई की उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप को, लेकिन उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल थे, वो आज भी पाकिस्तान के अंदर है, एक कस्टडी में भी है या नहीं है किस हालत में, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है। ये जो अफगानिस्तान पॉलिसी है खुर्रम दस्तगीर साहब, ये हमारी है क्या? मैं और कामरान जब अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं अफगानिस्तान को, एक दिन कामरान कह रहे होते हैं कि अब हमने दोबारा बातचीत करने का फैसला कर लिया, फिर अगले दिन हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या स्ट्राइक्स दोबारा होनी चाहिए या नहीं। तो व्हाट इज आवर अफगानिस्तान पॉलिसी? की पॉलिसी तो यही है कि अफगानिस्तान अब जो रियासत है वो शिफ्ट करती है और उसी बुनियाद पर करती है कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी ज़बान बोलते हैं, हमारे साथ इनका एक कल्चरल अफिनिटी है, तो उनके साथ बात भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान का असल बिहेवियर देखें तो वो ज़्यादा दुश्मन के करीब है बजाय दोस्त होने के। अब ये मेरा व्यू है, इससे इख्तलाफ हो सकता है, ये भी कहेंगे कि हमने बड़ा मिस हैंडल किया है ये, लेकिन जो हम पूरी एक लाइन देख रहे हैं इवन 2001 के बाद से जो है, पहले आपको पता है करजई साहब आए, फिर अशरफ गनी आए,
एक कांस्टेंट पाकिस्तान के ऊपर बराज था कि जी पाकिस्तान की वजह से यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, और उसमें ज़ाहिर हमारी जो सेंसिटिव एजेंसीज हैं उनका नाम वहां तो बहुत खुलकर लेते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज हमने अगर उनसे डील करना है तो उसका डील करने का यही तरीका है कि एक कहेंगे जी अपनी ज़मीन की जिम्मेदारी आप संभालें और हम अपनी ज़मीन की जिम्मेदारी हम संभालेंगे, और अगर आप अपनी ज़मीन की जिम्मेदारी संभालने से कासिर हैं तो फिर हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हम आके अपनी ज़मीन की हिफाजत जो है अगर आपकी ज़मीन पर जाकर करनी है। क्योंकि ये जो अब एक कॉन्स्टेंटली हम सिर्फ देखें ना, सिर्फ ये जाफर एक्सप्रेस नहीं हुआ, इससे पहले मेरे ख्याल में बन्नू का बहुत भयानक वाकया था जिसकी वजह से हमें सबकी रातों की नींद उड़ने वाला वाकया था। उससे पहले फिर आपको बताया कि अकोड़ा खटक हुआ, और अगर मैं याद करा सकूं आपके नाजरीन को, 2 साल पहले पेशावर पुलिस लाइन में बहुत भयानक वाकया हुआ, 100 से ज्यादा हमारे पुलिसमैन भी और दूसरे शहरी शहीद हुए। और पिछले साल अगस्त में बैक वक्त बलूचिस्तान में 4 जगहों पर हमला हुआ था। इसका मतलब ये कि ये लोग कोई भटके हुए लोग नहीं है कि जनाब ये देखें कि जी ये आ गए और उन्होंने बंदूकें उठा ली और कोई नारा लगा लिया। ये लोग एक स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान की पूरी रियासत के ऊपर हमला आवर हैं, और इसीलिए ठीक है मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो हमें बहुत सीरियसली इसके ऊपर काइनेटिक एक्शन सोचना होगा, क्योंकि उसके बगैर ये काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इफ्तिखार साहब, ये जाहिर है कि मेरा तो ख्याल है कि जितना ये हमारी अफगान पॉलिसी ने पाकिस्तान को हर तरह से तबाह किया, किसी ने उस तरह से नहीं किया। खुर्रम साहब ने बात की कि अशरफ गनी थे, कारजाई थे, हमेशा ताल्लुकात हमारे खराब ही रहे, और इल्ज़ाम जो हमारे ऊपर लगता था कि हम डबल गेम करते थे, और वो क्यों लगता था, क्योंकि हम हकानीज़ को, हम अफगान तालिबान को अपने यहाँ मुबैना तौर पर वो पनाह दे रहे थे, और इस उम्मीद पर दे रहे थे कि दीज अफगान जो तालिबान है दे आर रियलिटी, ये जब अमेरिकन चले जाएंगे तो ये पश्तून है, ये जब आएंगे तो पावर में आएंगे तो हमारी इनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब वो जब आ गए, हालात तो अब ये है कि मैं क्योंकि इतने अरसे से कवर कर रहा हूँ, शायद अशरफ गनी और हामिद कारजाई तो फिर आपकी बात सुन लेते थे, जब उन पर आप दबाव डालते थे 4 बंदे पकड़ के वो जेल में डाल देते थे। ये अफगान तालिबान तो बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो डू यू थिंक कि जो हमारे फैसला साज उनसे बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई, वो समझ नहीं सके जो अफगानिस्तान की और अफगान लोगों की साइकी है? जहाँ तक मिसकैलकुलेशन का ताल्लुक है, आई टोटली एग्री विथ यू। स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है, जिस तरह हम हर चीज़ की जो है वो ऑडिट और एक्सप्लेनेशन की जो है वो बात करते हैं, इस पे भी बात होनी चाहिए कि ये मिसकैलकुलेशन क्यों हुई और किसने की। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। लेकिन जहाँ तक अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली ये ताल्लुक लगता तो बायलैटरल है, लेकिन इसमें इतने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है दोनों ममालिक को आपस में जो है कोई डिसीजन जो है वो लेना। और अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान के अपने जो है वो नहीं है, वो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी बहुत सारे लोकल डायनामिक्स को सरपास करके उसको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में जो है वो देखना चाहिए। जो करंट जो स्टेटस है, ये तो मुझे नहीं पता कि अफगान पॉलिसी अल्टीमेटली है क्या, क्योंकि हर महीने उसमें कोई नई बात जो है वो आती है। लेकिन करंटली पाकिस्तान को जो है एक ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया है, और जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादातर हकानियों में हुई थी, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कंदाहार से जो है एक ग्रीन सिग्नल मिला है बातें आगे ले जाने के लिए। और मेरे ख्याल में 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने जो है अपना पूरे सालाना जो स्केड्यूल होता है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स का, वो अफगानिस्तान के साथ शेयर किया। अभी 15 तारीख को जॉइंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल की जो है अप्रैल में जो है वो मीटिंग है, जो तकरीबन जनवरी 2024 के बाद पहले बार जो है वो होने जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अफगानिस्तान का इशू है ये नॉन इंगेजमेंट से मज़ीद ख़राब होगा, और ये भी नहीं है कि यहाँ पर जो इस टाइम पे हुकूमत है इसकी कोई गारंटी है कि ये कोई लंबे अरसे तक जो है वो चलेगी। तो आपको पीपल टू पीपल रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पर जो है वो करना चाहता हूँ, जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम इस टाइम पर जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का मामला है, उसमें आप किसी भी सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछ लें, वो आपको कहेंगे कि हर 10 बंदों में से 4 जो है वो अफगानी निकल आते हैं, अफगान जो है वो निकल आते हैं। अगर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके लिए ना कोई रोज़गार है, ना कोई लाइवलीहुड का ऑप्शन है, सिवाय इसके कि इसी तरह की जंग के पैसों में वो सारी चीज़ें जो है मुलविस हैं,
तो फिर तो ऐसा लगता है कि ये पॉपुलेशन एक दूसरी शक्ल में पाकिस्तान में जो है वो वापस आएगी, तो इसको भी जरा अच्छा, इफ्तिखार साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने बात की कि एंगेजमेंट ही सोल्यूशन है। अगर एंगेजमेंट सोल्यूशन है तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अफगान तालिबान पे भरोसा किया जा सकता है? और फिर जब जो खुर्रम साहब बात कर रहे हैं कि आप अपनी टेरिटरी संभालें, हम अपनी संभालेंगे, जब पाकिस्तान ने खारदार बाढ़ लगाई थी तो उसके बाद फिर हम अपनी टेरिटरी क्यों नहीं संभाल सके? इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी और उसके जो मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। ब्रेक से पहले जिक्र हो रहा था कि अफगानिस्तान का कितना किरदार है पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी का और जो हमारी पॉलिसी है। तो खुर्रम साहब, हमारी पॉलिसी में एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। पहले ऑब्वियसली हम जब अफगान तालिबान आए हमने सेलिब्रेट किया, मुज़ाकरात किए बराह रास्त उनके कहने के ऊपर TTP के साथ। फिर हमारी पॉलिसी में तब्दीली आती है, हमने हार्ड कोर एक स्टांस लिया, जी बिल्कुल इनके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करनी, बॉर्डर्स भी बंद किए, रेफ्यूजीज़ को भी वापस भेजा, अभी भी वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर दोबारा से जो हालिया विजिट हुआ है एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब का, तो उसमें एक विजिबल चेंज आपको नजर आती है कि थोड़ी सी कंसिलिएटरी टोन है अब हमारी। हमने जो स्टेटमेंट्स दफ्तर खारजा की तरफ से आई, TTP का एक्सप्लिसिटली उस तरह से जिक्र नहीं है। इफ्तिखार साहब ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि एक पूरा जो शेड्यूल है तय हुआ है, मुमकिन तौर पर वज़ीर खारजा इसाक डार साहब विजिट भी कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये हमारी पॉलिसी ये ठीक है, इतनी इनकन्सिस्टेंसी, और लगता है कि कभी एक स्टेप हम आगे जाते हैं फिर 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं? और क्या अफगान तालिबान के ऊपर एतमाद किया जा सकता है? इस मामले को देखते हुए जो चीज आई थिंक बुनियादी है इस सारे में, वो ये है कि अगर अफगान तालिबान को हम इस बात पर राजी कर सकें अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कि बॉर्डर देखिए, वो तो मानते ही नहीं है ना बॉर्डर, आपको पता है। ये इस सारी डिस्कशन में देखिए, कोई भी आप पाकिस्तानी जो वहां जाएगा चमन के बॉर्डर पे, और जब आप सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त देखते हैं किस तरह मूवमेंट होती है और अनचेक मूवमेंट है, फिर आपको अंदाजा होता है कि यहां तो बॉर्डर नहीं है। और वहां की जो दूसरे इश्यूज हैं, स्मगलिंग के इश्यूज हैं, चले चमन पे तो फिर भी कुछ हमारी है ना, प्रेजेंस है। चमन के बाद ताफ्तान तक जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो एक सहरा है और अनगार्डेड अनगवर्न्ड स्पेस है। और अब हमें वो जो अब एक तजर्बे ने साबित किया है कि चाहे वो फाटा था और अब ये वाला जो सेक्शन है, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं छोड़ सकते, हम जो पेट्रोल्ड स्पेसेस नहीं छोड़ सकते। तो पाकिस्तान की रियासत को आने वाले सालों में बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी है उस चमन टू ताफ्तान बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां करनी है, उसको पुलिस करना है, वहां लोग अपॉइंट करने हैं। और सिमिलरली चले शायद इतनी सख्ती नहीं, लेकिन ताफ्तान के साथ तो गवादर तक हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर भी बहुत सीरियस। ईरान को शहबाज भी आपसे पूछेंगे ऑपरेशनल डिटेल्स, तो चलें ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डोंट यू थिंक के जो हमारी अफगान पॉलिसी रही है, लेट्स फॉर अ वाइल 40-50 साल से हम अपनी मर्जी की, एक इल्ज़ाम लगता है कि वहां पर गवर्नमेंट चाहते हैं कि अफगानिस्तान को वी ट्रीट एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री। करने दें जो उन्हें करते हैं, अफगान तालिबान है, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, होने दें। हम अपने एंड के ऊपर जो आपने कहा कि अपने एरिया में अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं छोड़नी, अपने जो स्टेप्स लेते हैं वो हम उनको तमाम इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी देने के लिए तैयार हैं अगर वो हमें रेसिप्रोकली ये चीज दें। देखिए ना, ये जो डिमांड है कि जी बॉर्डर नहीं होगा और आने दें और ये बिछड़े हुए कबाइल हैं, भाई 2 ममालिक हैं, उनके बहुत सीरियस इश्यूज हैं, बात करना जरूर बात करनी चाहिए, ये तो नेबर्स के दरमियान जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, उसमें अच्छी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन का इशू है, अपने जो रहने वालों की, जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का इशू है, उस पर हमें संजीदगी से उनको बताना होगा कि जनाब अब ये 21वीं सदी में वो जो पुरानी कहानी थी कि जी ये बिछड़े हुए कबाइल हैं और आप इनके दरमियान किस तरह दीवार लगा सकते, जब भी आज तक हमें आर्गूमेंट्स आते हैं वो पाकिस्तान के अंदर से भी आर्गूमेंट्स आते हैं, ठीक है, उसको अब हमें खत्म करना है। ये मामला जो है, अगर हम इसको, मैंने कहा, ये जो दोबारा आना इस मुल्क में दहशतगर्दी का हम सबके लिए बहुत बड़ा अलमिया है और हमें सीरियसली सोचना है कि हम हर 7 साल बाद जो है ये इस मामले से नहीं निपट सकते। इसको सीरियसली बैठ के इसके जो भी बॉर्डर के इशूज हैं, ईरान के साथ इशू है, अफगानिस्तान के साथ इशूज हैं, बात करें। लेकिन और अपने मुल्क के अंदर भी जहां जो भी जो है, चाहे सियासी काम करना है, चाहे काइनेटिक करना है, चाहे गवर्नेंस के इशूज दूसरे हैं,
उन सबको सॉल्व करेंगे तो हम इस दहशत अच्छा, से वैसे, निपट पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो एक बार फिर क्वेश्चनेबल होगा। देखिए, इस वक्त तो जो ओवरऑल सूरत हाल होगी ना, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमी की तो पहले जो सूरत हाल थी खराब थी। इफ्तिखार साहब, अभी जो खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे हैं कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ये मसला ह्यूमन रिसोर्स की वहाँ पे कैपेसिटी का है कि हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट की जो उसको मैन कर सकें, या ये मसला उससे बढ़कर है कोई? देखिए, ये प्रॉब्लम तो अभी का तो नहीं है, ना कोई पिछले 10 सालों का है ना 20 सालों का है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रॉब्लम। बॉर्डर का इशू ये रहेगा। मैं नहीं समझता कि इसका कोई इमीडिएट हल जो है वो हमारे पास भी है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में 3-4 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो हमारे जो केपी वाला साइड है बॉर्डर का, उससे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान की साइड में नज़र आ रही है। और जो स्ट्रेटेजिकली जो शिफ्टिंग हो रही है इस टाइम पर, पर्टिकुलरली यूएस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और ईरान के हवाले से, उसका जो आफ्टर इफेक्ट जो बलूचिस्तान के ऊपर आने वाला है, दैट इज क्वाइट अ डेंजरस एंड अलार्मिंग साइन। ये वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन ऑन केपी और अफगानिस्तान की, फिर हम बलूचिस्तान की भी बात करेंगे। ये जो एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, अगर आप दोनों इस पर ब्रीफली कमेंट कर सके। अमेरिकन, उनका डेलीगेशन पहला गया अफगानिस्तान, उसके बाद आपने देखा कि उनके सरों के ऊपर जो बाउंड्री थी वो ख़त्म कर दी गई, और बहुत सारे वो स्टेप्स ले रहे हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कि ईरान की तरफ कोई चेंज आया, या ये उसका पहला स्टेप है, ये सिर्फ अफगानिस्तान तक रह गई? देखें, अफगानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली लगता नहीं है कि कुछ जल्दी तालिबान की गवर्नमेंट में कोई चेंज आएगा। ये तो ग्लोबली भी एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है इस टाइम पर। तो डी फैक्टो आपकी गवर्नेंस अफगान तालिबान ही है। अगर किसी किस्म की गेम्स भी इस खिते में जो है वो खेली जाएंगी तो वो गवर्नमेंट उसके लिए सेंट्रल जो है वो रहेगी। इस टाइम पर जो हम मेजर फॉरेन पॉलिसी फोकस जो अमरीकियों की तरफ से देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली ईरान की तरफ है, एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बॉयल डाउन टू बलूचिस्तान। इसलिए मैं बलूचिस्तान की जो है वो बात ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि ये जो हमारे केपी वाले टेररिज्म वाले इश्यूज़ हैं ये भी इसी से रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोहा एग्रीमेंट के आफ्टर मैथ की वजह से जो है इस खिते के अंदर जाएगी। अगर वो एग्रीमेंट मनो अनइम्प्लीमेंट होना जो है वो शुरू हो जाए तो आपकी टीटीपी वाला प्रॉब्लम जो है वो इजीली रिकंसाइलेबल। खुर्रम साहब, इसके ऊपर आपकी ब्रीफली क्या कमेंट है? ये जो अमेरिकन पॉलिसी में शिफ्ट आया, इसका जी, ये शिफ्ट जो है, शिफ्ट तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इंटेंसिफाई हो रहा है, एंटी चाइना भी और एंटी ईरान भी। अब देखिए, बलूचिस्तान का जब डिस्कशन हम करते हैं तो हम चाइना को बाहर नहीं, चाइना हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, कि भी वहाँ जो चाइना की मौजूदगी है, गवादर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल गया है, ऑपरेशनल हो गया है, उनकी प्रेजेंस अब क्लियर है पूरी दुनिया को कि वहाँ वो मौजूद हैं। तो लिहाजा वहाँ फिर उस चाइना के अगेंस्ट जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनका इंटरेस्ट ये है कि ये डिस्टेबलाइज ही रहे ये सूबा, तो लिहाजा वो उसको हम। दूसरा, जिसकी तरफ जो अमेरिकन पॉलिसी, ये बात याद रखें कि उन्होंने कभी भी तालिबान को कट ऑफ नहीं किया। मैंने इस पर लिखा भी है कि अमेरिका मुस्तकिल 2021 के बाद से ऑन एवरेज तकरीबन $6 करोड़ हर महीने भिजवाता है। चाहे मुझे नहीं पता, इफ्तिखार साहब मालूम हो गए, सूट केसों में भर के आते हैं 40 साल पहले की तरह, जिस तरह सूट केसों में भर के आते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल नहीं है तो यूएन $6 करोड़ हर महीने आ रहे हैं। 58 मिलियन समथिंग मिलियन। एंड डोंट फॉरगेट $15-16 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, और इतना पैसा अगर आए तो इमेजिन करें कितना ये वो कट ऑफ नहीं है। और वो यहां तक है कि वो पूरा रिपोर्ट करते हैं कि हमने उनके एसेट जो हैं वो जिनीवा में भी पार्क किए हुए हैं। तो लिहाजा वहां ये ख्याल था कि कोई बड़ी दुश्मनी है और मुखासमत है। दिस इज नॉट ट्रू। अमरीकियों का अब आज भी तालिबान के साथ कनेक्शन है, वो उनको फंड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से फंड कर रहे हैं, और वो फंड कर रहे हैं। तो लिहाजा वहां उन्होंने उसको रखा हुआ है, मे बी अगेन फॉर एज ए चाइना, लुक आउट टू चाइना। और अगर ईरान के साथ उनका पॉसिबल इशू होता है। तीसरी जो बात आई थिंक जो हमें कम डिस्कशन होती है, उसके कभी हमारे पास नंबर्स नहीं आए और आप शायद इस पर रिसर्च कर सकें, कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी 40 साल से मौजूद वॉर इकोनॉमी है। देयर इज अ मैसिव क्राइम प्रोसीड्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है हर साल, ट्रिलियंस में जाते हैं। ट्रिलियन में। अब वो जो है वहां वो जो लोग जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, वो रियासत के अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं ज्यादातर, ठीक है। वो क्रिमिनल्स जो हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ बलूचिस्तान में और केपी में अमन हो, और वो तो चाहेंगे कि उनकी वॉर इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। और बलूचिस्तान के हवाले से तो ज्यादा अहम है कि बलूचिस्तान एक रूट है ड्रग्स का फ्रॉम अफगानिस्तान टू द अरेबियन सी, और वो भी लकोदक शराब में से देखें, खुदा जाने बिलियंस ऑफ ड्रग्स जो डॉलर्स हैं वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारे इश्यूज सीरियस हैं। ड्रग्स की आपने बात की है, तो ड्रग्स की जो कीमतें हैं उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। यूएन का जो
ड्रग्स का जो इदारा है उसने कहा है, जो कभी तालिबान के आने से पहले कुछ $75 पर किलोग्राम बिक रही थी ड्रग्स, तो वो $750 डॉलर तक पहुंच गई है कीमत। तो इससे अंदाज़ा करें कि कुछ लोगों का ख्याल था कि तालिबान ने वहाँ पर जो ये ड्रग्स के खिलाफ, पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, उसका एक पर्पज़ ये है कि वो डिमांड एंड सप्लाई को अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर प्राइस मिले। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली वे फॉरवर्ड और बलूचिस्तान से मुतालिक फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई है, और इफ्तिखार साहब ब्रेक से पहले भी आप जिक्र कर रहे थे बलूचिस्तान का प्रॉब्लम। अगर आप दहशतगर्दी की बात करें तो मुख्तलिफ है थोड़ा, क्योंकि आफ्टर इवन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हमने देखा कि वहाँ से शोरश की आवाज़ें उठती रहीं, कम अज़ कम 5 इस तरह की मुख्तलिफ क्या कहते हैं कि इंसर्जेंसीज भी हुई। अब उसके अंदर एक नई जो डायनामिक आ गई, एक तरफ केपी के अंदर और मुल्क में बाकी दहशतगर्दी के वाक़यात, और फिर बलूचिस्तान के अंदर ये नई सोफिस्टिकेशन, ये ट्रेन हाईजैकिंग, अब ये खुद कुछ हमले वगैरह कर रहे हैं। सो डू यू थिंक कि ये जो उसकी टाइमिंग है, आपने पहले भी जिक्र किया कि ईरान और बाकी जो हैं कि शायद जो पाकिस्तान के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज हैं, दे रियलाइज कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है, ज़बरदस्त टाइम है कि इस वक्त जो है वो फुल प्रेशर रियासत पाकिस्तान के ऊपर डाला जाए और हर तरह से पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए। सो डू यू थिंक इसकी टाइमिंग सिग्निफिकेंट है इस एतबार से कि स्टेप अप किया है सारे अटैक्स को? एब्सोल्युटली। आई मीन जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं वो तो स्पेसिफाइड है ही है, क्योंकि जो हम रीजनल चेंज देख रहे हैं अगले 2-3 महीनों में, उसमें बलूचिस्तान काफ़ी सेंट्रल है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो आपके मुल्क के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, रेकोडेक और गवादर पोर्ट, लाइक जिसके ऊपर जिसको आप कहते हैं कि ये आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो उसी प्रोविंस के अंदर है। और अगर ये इकोनॉमिक वॉरफेयर नहीं होता और काउंटर चाइना पॉलिसी नहीं होती तो बलूचिस्तान के अंदर बाकी भी कुछ ममालिक काम कर रहे हैं, वी नेवर सी दोस कमिंग अंडर अटैक। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट ऑफ इट इज कि वो तो डायरेक्टली जो है थ्रेटन कर रहे हैं चाइनीज को बलूचिस्तान के अंदर। उसमें तो कोई मिन्सिंग वर्ड्स भी नहीं है कि आप कहें कि किसी और तरीके से या तो मजीद ब्रिगेड है स्पेसिफिकली इसी काम के लिए रखा हुआ, तो बलूचिस्तान विल बिकम सिग्निफिकेंट इन द नियर फ्यूचर। लेकिन अगर ये इस किस्म का एडवेंचर जो है वो अमरीकी करते हैं और वो जाकर ईरान के अंदर जो है कोई रेजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसके आसार काफ़ी ज़्यादा हैं साहब, तो मेरे ख्याल में उसके आफ्टर इफेक्ट्स बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। और जो करंट हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में इसको 400 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें कि कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल तक जो है। अच्छा खुर्रम साहब, ये तो एक बड़ी ही एक डेंजरस पिक्चर पेंट कर रहे हैं इफ्तिखार फरदौस साहब, जो शायद अल्लाह न करे चीज़ उस तरफ जा रही। तो 2 चीज़ें, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे आएगा और इंटरनल फैक्टर तो ऑलरेडी मौजूद है, जिसके अंदर भी कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सीपैक है, रेकोडेक है, या जो भी है। आप क्या समझते हैं इसको डील करने की जो हुकूमत पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है वो ठीक है? क्या हम प्रॉब्लम को रियलाइज़ कर रहे हैं? क्या इसका हल जो है वो सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट की तरफ जाना है? नहीं, देखिए कोई भी रियासत जो अपने मकासद के लिए अपने तमाम ताकत के ज़राए इस्तेमाल कर सके वो हार्ड स्टेट, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है कोई मिलिट्री ऑपरेशन ही करना है तो वो हार्ड होगा। जो रियासत की कैपेबिलिटी उसको हार्ड करती है, बंदूकें उसको हार्ड नहीं करती, ठीक है। आप और ये आई थिंक अगर मिसाल देना चाहे तो पाकिस्तान की तारीख में 1971 का जो सानिया मशरकी पाकिस्तान है, उस वक्त भी पाकिस्तान सो कॉल्ड हार्ड स्टेट थी, लेकिन वो अपने मकासद कामयाब नहीं हो सके। और एक डेमोक्रेटिक इंडिया जो है वो हार्ड स्टेट साबित हुआ और हम सॉफ्ट स्टेट साबित। तो लिहाजा जो हार्ड स्टेट की डेफिनेशन है उस पर हमें सोचना है, वो आई थिंक डेफिनेशन में फंसना नहीं चाहिए। इशू यही है जी कि बलूचिस्तान में मल्टी प्रॉम्प्ड स्ट्रैटेजी है। एक तो ऑफकोर्स पूरा सिक्योरिटी का और जो काइनेटिक फैक्टर है और जो आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ जो है वहाँ हमें ये सोचना पड़ेगा कि बलोच सोसाइटी में हमें जो नजर आता है यहाँ बैठ के कि या तो एक सो कॉल्ड प्रिविलेज क्लास है जो वहां की असेंबली में बैठी है और या एहतजाजी लोग हैं। आखिर और भी तो बलूचिस्तान में लोग रहते हैं, उनकी आवाज कहाँ है? वो मीन ये सिर्फ एहतजाज करने वाला उस सूबे की आवाज नहीं है। उस सूबे में जो बहुत बड़ा डायनामिक है वो पश्तून बलोच का भी है। वो बलोच अपने आप को थ्रेटेंड फील करते हैं कि जी खुर्रम साहब, माज़ा के साथ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी तो आवाज सुनी नहीं जा रही, जो खामोश आवाज है उसको कौन सुनेगा? नहीं, देखिए अगर मंतक ये कहती है कि अगर हकूक की जंग है तो वो जाफर एक्सप्रेस की बजाय वो टेंट सूबाई असेंबली बलूचिस्तान के बाहर लगना चाहिए। अगर हकूक की जंग है, अगर वसाइल की जंग है,
लेकिन ये हकूक और वसाइल की जंग नहीं है। ये इस वक्त तो बलूचिस्तान की हद तक मैं कह सकता हूं कि वो जो इंसर्जेंसी है वो बहुत हद तक फॉरेन फाइनेंस्ड और फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड है, चाइना की वजह से, चाहे वो हिंदुस्तान उसको फाइनेंस कर रहा है, क्योंकि उसकी लॉजिक समझ नहीं आती कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने से आपने कौन से हकूक हासिल कर। वेरी एक चीज में कामरान, कितने परसेंट अगर आप उसको ओवरऑल आप देख रहे हैं इस वक्त इंसर्जेंसी कह लें, टेररिज्म कह लें, जिसकी नेक्स्ट स्टेज पे बात चली जाती है, कितने परसेंट ये फॉरेन फंडेड और कितना परसेंट लोकल प्रॉब्लम है? इफ्तिखार साहब बेहतर बता सकेंगे, मैं तो उसमें तो ओवरवेलमिंगली फॉरेन फंडेड है। जो उसके फॉल्ट लाइंस हैं वो लोकल हैं, जो उसका ट्रिगर है वो डेफिनेटली एक्सटर्नल है। और अगर इसको आप रेशो वाइज जो है वो ले जाएं, तो अगर मैं आपको असेसमेंट बेस्ड एक पर्सपेक्टिव जो है वो दे सकूं, तो इट इज़ अ रेशो बिटवीन 60-40। तो 60% दिस इज डेफिनेटली ट्रिगर्ड फ्रॉम अब्रॉड। जो लोकल उसके फॉल्ट लाइंस है वो 40%। मैं आपके नाज़रीन क्विकली 30 सेकंड, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो हमला करने वाले पहली फोर्स आई थी, ज्यादा लोग थे, वो मोटरसाइकिलों पर आए थे और उन्होंने चले भी गए। अब सवाल ये उनको मोटरसाइकिल किसने दी है और उन मोटरसाइकिलों में तेल किसने डाला, वो कौन फाइनेंस कर रहा है? बिल्कुल, ये बहरहाल एक ऐसा इशू है जिसको ऑब्वियसली हमें देखने की ज़रूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना सी पैक टारगेट है। और कुछ अर्सा पहले मेरी कुछ जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स हैं उनसे बात हो रही थी और उनकी भी यही असेसमेंट थी कि बिल्कुल जो पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को दबाने की। और वो ये भी कह रहे थे कि शायद जब भी उनको एहसास होता है कि पिछले एक साल से कुछ रिलेटिवली एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी, तो ये जो पाकिस्तान के एनिमीज़ हैं वो कोशिश करते हैं टारगेट करने की। लेकिन जो अच्छी बात की जो चीन के डिप्लोमेट्स, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चीन जो है वो हर सूरत में सपोर्ट करता रहेगा, मे बी फॉर अ वाइल हम थोड़ा लो की रहें। और उनको ये भी एतमाद था कि एट द एंड ऑफ द डे ये जितने जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, ये जितने मर्जी ताकतवर हों, एक रियासत के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और उनकी ये असेसमेंट है कि एवेंचुअली स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल प्रिवेल, और वी होप कि पाकिस्तान की रियासत प्रिवेल करे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।